नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल हमने अपना इंट्रोडक्शन क्लास शुरू किया था बीओ के लिए, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, ठीक हैं, सभी लोग आ जाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ही पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे ही अपना नोट्स भी बनाते चलें और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। लेकिन अभी जो नोट्स आप बनाए रहेंगे वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि तुरंत ही क्लास से बना हुआ है। पीडीएफ तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन अभी भी आप इसको क्या करते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। कल हम अपने साइंस के इंट्रोडक्शन दिया गया था जो साइंस का, उसमें हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था। एक बार उस वीडियो को फिर देख लीजिएगा। हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो टॉपिक है हमारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। टॉपिक है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। ये हमारा टॉपिक है। कल हम बताए थे आपको रक्त क्या है, रक्त क्या है, ये टॉपिक आपको बताए थे कल। तो रक्त क्या है, तो रक्त के बारे में बताया गया था कि रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है, टिश्यू होता है। रक्त क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। हर एक शब्द का अपना मीनिंग होता है, उस मीनिंग को हमें देखना भी है और समझना भी है। तो रक्त एक प्रकार का टिश्यू है। क्यों भाई टिश्यू है ये मान लेते हैं ब्लड है। ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। ये इसका कंपोजिशन है ब्लड का। प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये हमारा ब्लड का कंपोजिशन है। अब इसमें देखिए, अगर केवल आरबीसी को ले लिया जाए, सिंगल निकाल लिया जाए ब्लड में से आरबीसी को, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। क्या कहेंगे, लाल रक्त कोशिका कहेंगे। यहां सेल कह रहे हैं और यहां ब्लड को क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। इस अंतर को समझिए। टिश्यू क्या होता है, ऊतक। कल डिफिनीशन बताई गई थी टिश्यू की। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो कोशिका के समूह में कौन कौन सी हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये तीन कोशिकाएं सब का समूह है। इन्हीं को मिला के हम इसको क्या कह दे रहे हैं, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, इसको हम ब्लड कह दे रहे हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों उपस्थित हैं, इसलिए टिश्यू है। और अगर एक एक सेल को अलग निकाल दें तो उस सेल को क्या कह देंगे, सेल। जैसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। कहीं पे भी कोई संकोच होगा, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर एक चीज़ को समझाया जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही धीरे धीरे आराम से लेके चलेंगे टॉपिक को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ब्लड
एवं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले ब्लड के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लंग्स की आवश्यकता पड़ेगी और हार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, 2 ऑर्गन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले ब्लड के बारे में जब समझे रहेंगे तब हमको आसानी होगी कि कैसे हम हार्ट और लंग्स से उसको कंपेयर करेंगे या रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को। तब हमको जाके क्लियर होगा हार्ट एंड ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो देख लेते हैं। तो ब्लड के बारे में जो बेसिक जानकारी हमें देखनी है, तो सबसे पहले ब्लड के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को या रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कह रहे हैं हीमेटोलॉजी। अगला है ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? तो ब्लड के बारे में टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक है, फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक है। फिर कैसा टिश्यू है? वैस्कुलर टिश्यू है। संवहन ऊतक है। और फिर कैसा टिश्यू है? तो लिक्विड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? लिक्विड टिश्यू है, तरल ऊतक है। और फिर कैसा टिश्यू है? आपका सॉफ्ट टिश्यू है। सरल ऊतक है। अब देखिए, रक्त के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तो सबसे पहला आंसर होगा हमारा रक्त क्या है? तो टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? तो संयोजी ऊतक है, वैस्कुलर टिश्यू है, संवहन ऊतक है, लिक्विड टिश्यू है, तरल ऊतक है, सॉफ्ट टिश्यू है, सरल ऊतक है। ये चारों विकल्प सही है। लेकिन अब यही चारों ऑप्शन आ जाए कि ब्लड क्या है और ये 4 ऑप्शन दिया रहे, तब हम किसको टिक करेंगे? तब हम टिक करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। अगर कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन में नहीं होगा तब किसको टिक करेंगे? वैस्कुलर टिश्यू को, संवहन ऊतक को करेंगे। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो 3rd नंबर पे किसको करेंगे? लिक्विड टिश्यू को करेंगे। और 4th नंबर पे किसको करेंगे? सॉफ्ट टिश्यू को करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले है तो चारों सही, अगर पूछा जाए तो चारों सही है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बस ये दिमाग में ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट शब्दों का ही खेल है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? शब्द दिए होते हैं, उन्हीं शब्द को समझना है। अगर शब्द समझ लेंगे तो आंसर दे देंगे। हड़बड़ाहट में जवाब देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। फिर आप क्या हो जाएंगे? पछतावा करते हैं कि गलत हो गया। ध्यान से शब्दों को केवल देखिए, बस आपको तुरंत हो जाएगा। अब इसको जैसे ही ये टॉपिक पढ़ लेंगे, आप कहीं से भी क्वेश्चन कीजिए, IAS, PCS, लोअर टेट, सुपर टेट, हर जगह इसी क्वेश्चन आएगा। आपके लगभग 100% क्वेश्चन जो भी हैं सब आपको इसी टॉपिक से मिल जाएंगे जो पढ़ाया जा रहा है। बस आप धैर्य के साथ इसको पढ़ते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। तो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं इसको, ब्लड को? और वैस्कुलर टिश्यू क्या है, और लिक्विड टिश्यू क्या है, और सॉफ्ट टिश्यू क्या है? तो इसको आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं?
संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं? संयोजी इसका मतलब होता है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो जैसे मान लेते हैं एक हमारा स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना किससे जा रहे हैं? साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। अब मुन्ना जब साइकिल पे बैठ के जाते हैं तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और ये एक्सीडेंट होता है तो मुन्ना को क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। और चोट जब लगती है तो मुन्ना को क्या निकलने लगता है? मुन्ना को निकलने लगता है ब्लड। इसमें ब्लड निकल रहा है। तो ब्लड जब निकलता है तो मुन्ना किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। मुन्ना किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करता है? जैसे अगर इनको चोट लगी है तो इनको क्या लगाएगा? इंजेक्शन लगाएगा। और इंजेक्शन कहाँ लगेगा? ये हमारे हाथ में, जिसे हाथ है तो यहाँ एक सिरा पाया जाता है जिसका नाम है क्यूबाइटल सिरा। ये इसी को क्या बोलते हैं? क्यूबाइटल सिरा बोलते हैं। तो डॉक्टर इसमें क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन जब डॉक्टर लगा रहे हैं तो इंजेक्शन में क्या होगा? कोई ना कोई दवा होगी। अब ये दवा कहाँ जाएगी? इंजेक्शन के अंदर क्या है? दवा है। अब ये दवा कहाँ जाएगी? धीरे धीरे हमारे क्यूबाइटल सिरा में जाएगी। तो जो भी दवा मेडिसिन दी गई है उस दवा को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ब्लड करता है, रक्त करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चोट लगने पे, बीमार होने पे तो इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन सीधा कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड उस पर्टिकुलर मेडिसिन को लेके कहाँ जाता है? उस पर्टिकुलर आर्गन के पास जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ये इसका एक फंक्शन है। ब्लड का अगर कार्य पूछा जाए तो ब्लड का कार्य क्या है? हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इनका क्या करना? परिवहन करना। तो परिवहन करने के लिए क्या करना होगा? पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के ही तभी तो परिवहन होगा। तो ये परिवहन का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा लिखा गया था संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक क्यों है? ये संवहन ऊतक क्यों है? संवहन शब्द को अगर समझें तो सम का मतलब होता है साथ और वहन का मतलब होता है ले जाना। साथ ले जाना। संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू भी बोल रहे हैं। तो ये दवा को अगर इसने पहले क्या किया? जब ब्लड में गई कोई दवा इंजेक्शन लगाने के बाद तो पहले उसको ब्लड क्या कर रहा है? जोड़ा। जोड़ के लेके के कहाँ चला गया? मान लीजिए इसको लेके जाना है आंखों के पास, तो ये कहाँ लेके गया? आंखों के सेल के पास। ये आंखों के सेल के पास जब लेके गया इस दवा को, तो इसको जोड़ने के साथ साथ क्या किया? इसको संवहन का भी काम किया। एक स्थान से इसको कहाँ ले जा रहा है? दूसरे स्थान तक लेके जा रहा है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? वैस्कुलर टिश्यू भी कह रहे हैं, संवहन ऊतक भी कह रहे हैं। ये बात इतना क्लियर हो रही है? घबराइए नहीं, आराम से चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। हर एक शब्द का हम पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे, तब जवाब देंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ साथ क्या हो गया? संवहन ऊतक भी है। अब थर्ड आया था कैसा टिश्यू है? सॉफ्ट टिश्यू भी है, या इसी को क्या कहते हैं? लिक्विड टिश्यू भी है, फ्लूइड भी है, लिक्विड टिश्यू भी है, तरल ऊतक भी है। तरल ऊतक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जा रहा है? बहने का गुण पाया जा रहा है। अगर चोट लगती है तो ब्लड क्या हो जाता है? चोट लगने पर
चोट लगने पर ब्लड जब निकलता है बॉडी से तो इसमें क्या पाया जाता है, बहने का भी गुण पाया जाता है। जब ब्लड बाहर निकला तो ये क्या होगा, बहता है। तो बहने के कारण इसको लिक्विड टिश्यू कह रहे हैं। अब ये लिक्विड टिश्यू तो हो गया, ये लिक्विड टिश्यू तो है, लेकिन लिक्विड अगर पूछा जाए ब्लड कैसा पदार्थ है, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ब्लड क्या है, किस पदार्थ है। तो अगर मैटर के रूप में पूछा जाए तो ब्लड क्या होता है आपका, ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा है। तो आंसर आपका होगा ब्लड प्लाज्मा स्टेज में। प्लाज्मा स्टेज क्या होती है, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसको जानेंगे। तो इसमें ये ठोस जो है द्रव के अंदर बहता है, इस स्टेज को क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा स्टेज। प्लाज्मा स्टेज। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो आप क्या बोल देंगे, प्लाज्मा है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या है, प्लाज्मा है, स्टेज में है ब्लड। एक चीज ये क्लियर हुआ, लिक्विड टिश्यू क्यों है, बहने का गुण पाया जा रहा है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो ये दवाओं को जोड़ने का काम करता है, हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, गैसों को ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है आगे अभी देखेंगे इसके फंक्शन में। तो ये काम ये कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कह दे रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू। पहले को क्या कह दिए, संवहन ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, फिर सॉफ्ट टिश्यू। लास्ट जो है हमारा वो है ये सॉफ्ट टिश्यू। क्या है, सॉफ्ट टिश्यू, सरल ऊतक है। सरल ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि जरा सा भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, हड्डियां टूटती हैं क्या, नहीं, हड्डी तो नहीं टूटेगी। तो सबसे पहले जब चोट लगती है तो ब्लड तुरंत निकल आता है, इसलिए क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो आप ब्लड में अब तक क्या देखे, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। ब्लड क्या है, तो टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है, चारों सही है। लेकिन अगर इसमें आंसर पूछा जाए एग्जैक्ट कौन सा है, तो फ्लूइड लिक्विड टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तब आप क्या मारेंगे, वैस्कुलर टिश्यू मारेंगे, संवहन ऊतक मारेंगे। तो ये चीज़ों चारों चीज़ें जो दी गई थी ये क्लियर हुई होंगी। अब आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। इसको नोट्स भी करते चलिएगा और कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, लेकिन बताइएगा। अब अगला है ब्लड का, पूछा जाता है आपसे ब्लड के बारे में, इसका कलर क्या होता है, इसका रंग होता है रेड, लाल रंग होता है। प्रश्न पूछा जाए लाल रंग क्यों होता है, तो ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। अभी हीमोग्लोबिन पे हम चर्चा करेंगे। तो ब्लड का रंग रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस। ध्यान रखिएगा, फेरस पाया जाता है। अगर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेरिक। फेरिक नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है, तो फेरिक नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है, फेरस। ये लाल रंग हो गया। फिर पूछा जाता है ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये स्लाइटली क्षारीय होता है, एल्काइन होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय और अम्लीय क्या होते हैं, तो जो पीएच स्केल होती है जिसको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन बोलते हैं,
उसमें क्या लिखा रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 7 से ज़्यादा जिसका मान होता है उसको क्या बोल देते हैं, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 से कम हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, अम्लीय। और जिसका 7 होता ही है, केवल 7 होता है, तो उसको ना अम्ल कहते हैं ना क्षार कहते हैं, उसको उदासीन बोलते हैं। तो चूंकि पीएच मान की वैल्यू कितना दी गई है, 7.4, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि ब्लड क्षारीय क्यों होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा वाले भाग में पाया जाता है। जब अभी हम इसका कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पाया जाता है। तो इसको अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि क्षारीय क्यों होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। आगे देखेंगे तो ये अभी पॉइंट आपको क्लियर होगा, ब्लड क्षारीय क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। कलर क्या है, रेड है, किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, उस प्रोटीन में जो धातु पाई जाती है उसका नाम क्या है, फेरस। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बस इसको ध्यान से सुनते रहिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस क्यों सुनिए। अब इसको देख लेने के बाद ब्लड क्या, हमें ये जानना होता है कि कितना इसका आयतन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो इसका वॉल्यूम अगर पूछा जाए, आयतन पूछा जाए ब्लड का, तो ये होता है 5 से 6 लीटर। किताबों में 5.5 लीटर भी दिया रहता है। 5 लीटर फीमेल में और 6 लीटर किसमें होता है, मेल में। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे क्या है कि उसमें कम पाया जा रहा है फीमेल में, मेल में क्यों ज़्यादा पाया जा रहा है। अभी इतना ध्यान रखिए, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है मुन्ना, ये इसकी टोपी है, ये इसके कान है, और यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी है, एक वयस्क है जिनका नाम है माइकल। इनका नाम है माइकल और इनका नाम है मुन्ना। अब मुन्ना तो 10 साल का है और माइकल कितने साल के हैं, 30 साल के, 30 ईयर के हैं। तो क्या दोनों में इतना ही ब्लड पाया जाएगा, 5 से 6 लीटर? नहीं। तब कैसे निकालेंगे, तब बॉडी वेट का, जैसे ये मुन्ना 10 केजी का, अगर इसका वजन 10 साल का है, अगर ये 40 केजी का है, तो इस 40 का कितना निकाल लेंगे, 7%। और इनके 30 ईयर के हैं माइकल, अगर इनका वेट 60 केजी है तो इसका कितना निकाल लेंगे, 7%। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट कि अगर कोई पूछे कि कितना ब्लड होगा तो उसके बॉडी वेट का कितना निकालते हैं, 7%। वही क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक, ये बात क्लियर होगी। तो ये आयतन हो गया, कलर हमने देख लिया, ब्लड के कैरेक्टर देख लिए। अब ब्लड का कार्य फंक्शन क्या है और उस फंक्शन को हमें देखना है। तो ब्लड का जो फंक्शन होता है, जिससे क्वेश्चन पूछा है, अगर यही पूछ लिया जाए ब्लड का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ब्लड का फंक्शन, कार्य, तो इसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो है O2 और CO2, आगे भी देखेंगे कैसे होगा, गैसों का परिवहन करना। सेकंड है हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज।
इन सभी चीज़ों का बॉडी में शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक क्या करना, पहुंचाना, ये आपके ब्लड का क्या है, मुख्य कार्य है। अगर ब्लड की कमी हो जाए तो यही सारे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, ऊर्जा की कमी हो सकती है और जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये ब्लड का कार्य है। कभी कभी पूछा जाता है कि कीटों के ब्लड का रंग, कीट, इंसेक्टा कीट किसे कहेंगे? जो आंखों से दिखाई दे वो कीट है, मक्खी, मच्छर, ये सारे क्या हैं, कीट है। जो ना दिखाई दे वायरस है और क्या है, बैक्टीरिया है। तो कीटों के रंग, इंसेक्टा जिसको बोलते हैं, इनके ब्लड का रंग हल्का नीला होता है। हल्का नीला होता है, हल्का नीला ब्लड होता है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस जो आर्थ्रोपोड का है, ऑक्टोपस का है। इसमें हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। और हमारे में क्या था, हीमो, मनुष्य में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है, नीला होता है। तो ये अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन ये क्या है, तो ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ये ब्लड का जनरल कैरेक्टर था। अब हम देखते हैं ब्लड में कंपोजिशन, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं। तो ब्लड का महत्वपूर्ण भाग है कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन संगठन, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ब्लड का कंपोजिशन, रक्त का संगठन। अब इस संगठन से, इसके संगठन को देखें तो ब्लड का संगठन जो होगा, अगर इसको 100% मान लें, ब्लड को मान लीजिए ब्लड है, तो अगर इसको 100% मानते हैं तो इसकी 55% भाग का क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये कैसा भाग है प्लाज्मा? तो लिक्विड भाग है, तरल भाग है। बचा कितना? 45%। 45% में 3 हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रम्बोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और आपके प्लेटलेट्स का नाम है थ्रम्बोसाइट। ये इसके साइंटिस्ट नेम हैं, जिसको आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है थ्रम्बोसाइट, इसकी हिंदी होती है बिम्बाणु। क्या होती है? बिम्बाणु करके भी मिलता है, बिम्बाणु, विषाणु नहीं है, बिम्बाणु है। तो ये 45% भाग है आपका और 55% भाग क्या है? प्लाज्मा। ये आपके ब्लड का संगठन है। इसको अगर इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं।
ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लड का कौन सा भाग है? 45% वाला भाग है। कैसा भाग है ब्लड का? 45% भाग है। इस 45% भाग में आपका क्या पाया जा रहा है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आरबीसी। ये क्या है आपका? ये वाला हिस्सा आपका क्या है? इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और ये आपका क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। चित्र को देखिए एक बार, ये कंपोजिशन के हिस्से में है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो ब्लड का कितना भाग है? 45%। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। प्लाज्मा वाला भाग क्या है? 55% भाग वो क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर क्या है? सॉलिड है। इसलिए बताए थे ब्लड कैसा पदार्थ है? प्लाज्मा पदार्थ है। तो इस अवस्था में ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। लिक्विड में सॉलिड क्या हुआ? मिला है, जो फ्लो करता है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? प्लाज्मा स्टेज कह देते हैं। तो ये है आपका आरबीसी लिखा हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी, इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और ये आपका है प्लेटलेट्स, जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देख लीजिए, जो ये आरबीसी है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है। जबकि प्लेटलेट्स में भी क्या है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यहीं पे इसको आंसर दे रहे हैं, आगे फिर बता देंगे। केंद्रक इन दोनों सेल में नहीं है, केवल न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? केवल न्यूक्लियस पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी और आपके प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केवल किसमें पाए जाते हैं? डब्ल्यूबीसी में। इतना बात क्लियर है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा, अब हम प्लाज्मा वाले भाग को देखते हैं। क्या है? 55% भाग है। इस 55% भाग का 90 से 92%, 90 से 92% भाग क्या है? वाटर। कितना है? 90 से 92। बचा कितना? 6%। 6% भाग में क्या होते हैं? प्रोटीन। बाकी आपके 2% भाग में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। इसको देखते हैं। 6। तो ब्लड का जो कंपोजिशन हम देख रहे हैं, ब्लड को अगर 100% माने तो उस 100% का 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है। बचा कितना? 45%। उस 45% में हमने देखा था 3 सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इस जो प्लाज्मा का 55% भाग है, जो तरल होता है, इस 55% भाग का आपके 90 से 92% भाग जो होता है उसको क्या कह देते हैं? वाटर, H2O। तो बचा कितना? 8%। उस 8% का 6% क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। बचा कितना? 2%। उस 2% में क्या होते हैं? अन्य सारे पदार्थ होते हैं। तो आइए देखिए प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर तेज लग रहा हो, धीरे लग रहा है, तो इससे तो बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका क्या बना सकते हैं? इसका बहुत ही आसानी से क्या बना सकते हैं? आराम से हैंड नोट बना सकते हैं। पीडीएफ तो दिया जाएगा, लेकिन हैंड नोट्स भी बनाते रहिए। तो प्लाज्मा को देखते हैं।
प्लाज्मा का 55%, प्लाज्मा कितना है ब्लड का 55%। इस 55 का 90 से 92% भाग क्या है वाटर। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बचा कितना 8%। इस 8% भाग में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं इनऑर्गेनिक, कार्बनिक चीज़ें पाई जाती हैं। आगे केमिस्ट्री में देखेंगे क्या है कार्बनिक और कार्बनिक और क्या पाई जाती हैं कार्बनिक। तो बच्चों जो इनऑर्गेनिक पदार्थ होता है इसमें क्या पाया जाता है Na2CO3, अभी इसको बताए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब पाए जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है इसमें दो हैं। एक में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी पाई जाती हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सारी प्रोटीन पाई जाती हैं। तो अभी बताया गया था 8% में क्या है प्रोटीन पाया है भाई। 90 से 55% भाग ब्लड का है, इसका 90 से 92% भाग क्या हो गया वाटर हो गया। बचा कितना 8%। इस 8% का क्या बताया गया था 6%। ये 6% क्या था ये देखिए एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये क्या है प्रोटीन है। ये डाइजेशन के बाद जो भी प्रोटीन होती है वो भी सब क्या इसी 6% में है। तो अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में जल के बाद, प्लाज्मा में जल के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है तो प्रोटीन की होती है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है कार्बनिक, जल कैसा पदार्थ है अकार्बनिक। तो पूछा जाए प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है तो प्रोटीन। ये बात क्लियर है। यहाँ जो प्लाज्मा का कार्बनिक पदार्थ बताया गया था Na2CO3, अकार्बनिक पदार्थ के कारण ही ब्लड का पीएच मान क्या बताया गया था 7.4। किसके कारण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कहाँ पाया जा रहा है प्लाज्मा में। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ पाए जाते हैं ब्लड में तो ये कहाँ पाए जाते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्या काम है इनका कैल्शियम आयन का तो कैल्शियम आयन का काम ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण होता है। जब आगे हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें कैल्शियम आयन की क्या होगी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये ब्लड में कहाँ है प्लाज्मा में ये चीज। तो ब्लड क्लॉटिंग से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोशिका पूछा जाए ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल भाग लेती है तो सेल का नाम होगा प्लेटलेट्स। आयरन, कैल्शियम और विटामिन कौन होगा के। आगे देखेंगे इसको। ये सारी चीजें क्रिया होंगी। इसमें कुछ फंक्शन हमें देखना है। फंक्शन जो देखना है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसका काम क्या है तो इसका काम है जब ब्लड हमारे आर्टरी या वेसल्स धमनी या सिराओं में बहता है ब्लड तो ये क्या करता है प्रेशर डालता है
इस प्रेशर को बोलते हैं 120 से 80 mmHg पारे में नापा जाता है, जिसको स्फैग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर। आगे जब इसको हार्ट में पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे, इस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो ये कितना होना चाहिए? 120 से 80। तो ये आपका नापा जाता है। तो इसके लिए कौन सा, इसके जो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, कौन सा प्रोटीन करता है? एल्ब्यूमिन। जो ग्लोबोमिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूमिन जो प्रोटीन होता है, ये बीटा ग्लोबोमिन बनाती है, जो किसका निर्माण करते हैं? एंटीजन का। जब ब्लड ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो उसमें एंटीजन की चर्चा होगी, तो पूछा जाता है ब्लड ग्रुप के निर्धारण में एंटीजन, एंटीबॉडी। तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? तो आरबीसी में पाई जाती है। इसका ध्यान रखिए। एंटीजन बनाने का काम कौन कर रहा है? ग्लोबोमिन। और ये जो दो प्रोटीन थी आपकी, फाइब्रिन और थ्राम्बिन, फाइब्रिन और थ्राम्बिन, ये जो थ्राम्बिन है, ये दोनों प्रोटीन भी कहाँ भाग लेती हैं? ये दोनों प्रोटीन भी कहाँ भाग लेती हैं? कौन सी है? फाइब्रिन और थ्राम्बिन। ये दो प्रोटीन भी ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में अब टोटल कितनी प्रोटीन भाग ले रही हैं? 2। फाइब्रिन, थ्राम्बिन कहाँ पाई जा रही हैं? प्लाज्मा वाले भाग में। क्या है? प्रोटीन है। और कैल्शियम आयन जो भी बताया गया था वो भी प्लाज्मा वाले भाग में भाग ले रहा है। तो ये आपका प्लाज्मा का था, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ना आ रही हो तो बताएं। आगे हम देखते हैं अपना कंपोजिशन में जो दूसरी सेल ले रहे हैं, कंपोजिशन में वो कौन सी हैं? कंपोजिशन में हम देखेंगे कंपोजिशन में 3 प्रकार की सेल बताई गई थी आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये कितना हिस्सा है? 45%। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं आरबीसी को। ये है आरबीसी, देख रहे हैं। ये है डब्ल्यूबीसी और वो क्या है? प्लेटलेट्स है। तो सबसे पहले किसको ले रहे हैं? आरबीसी। प्लाज्मा हो चुका है। अब आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। आरबीसी, इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो आरबीसी है इरिथ्रोसाइट। सबसे पहले इसका हमको देखना है प्रोडक्शन, उत्पादन। इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन होता है बोन मैरो, इसका उत्पादन हमें देखना है। तो उत्पादन इसका 2 बार होगा। एक है प्रोडक्शन में एम्ब्रियॉनिक स्टेज, भ्रूणावस्था,
और दूसरा है इसका एडल्ट स्टेज। वयस्क अवस्था। तो एडल्ट स्टेज, एम्ब्रियनिक स्टेज में जो होता है, एम्ब्रियनिक स्टेज में आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है लीवर और स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन में, यकृत एवं प्लीहा में। क्योंकि एम्ब्रियनिक स्टेज का मतलब समझ लें, एम्ब्रियनिक स्टेज का मतलब होता है जब बच्चा मदर के स्टमक में रहता है प्रेगनेंसी स्टेज में, उस समय बच्चे के अंदर क्या नहीं बना होता है? बोन मैरो। इस बच्चे के अंदर क्या नहीं बना है? बोन मैरो। तो इस समय इस बच्चे के अंदर जो है आरबीसी का जो निर्माण होगा, वो निर्माण कौन करेगा? बच्चे के अंदर लीवर और स्प्लीन। दोनों में कौन सबसे ज्यादा करता है? स्प्लीन। तो पूछा जाए अगर स्प्लीन आंसर नहीं है, अगर स्प्लीन, ये आप देख लीजिए, ये दिखाया जा रहा है आपको चित्र के माध्यम से लीवर और स्प्लीन को। ये आपका लीवर है, लीवर और स्प्लीन में ये लीवर है आपका, एक आर्गन्स है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी। ये इसके अंदर छोटा सा लगा हुआ हिस्सा है जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ये छोटा सा है, लेकिन इस वाले हिस्से को क्या कह रहे हैं? लीवर, या इसी को बोलते हैं यकृत। दूसरा नाम इसका क्या है? जिगर। तो लीवर या स्प्लीन में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बड़ा वाला हिस्सा क्या है? लीवर। जब इसको पढ़ेंगे आगे आर्गन्स में तो इसमें विशेष चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता है एडल्ट स्टेज में, जैसे मैं, तो एडल्ट स्टेज में बच्चे का जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, बच्चे में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ होता है? बोन मैरो में, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। अब यहाँ फिर एक नया शब्द आ गया, बोन मैरो। तो इस बोन मैरो को, इस बोन मैरो अस्थि मज्जा को क्या कहेंगे? अगर कोई पूछ लिया अस्थि मज्जा बोन मैरो क्या है, तो टिश्यू है, ऊतक है। पहला आंसर क्या होगा? बोन मैरो क्या है? ऊतक है। आरबीसी का एडल्ट स्टेज में प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये बोन मैरो है। तो इसको समझने के लिए अगर समझे, जो शरीर के अंदर बड़ी हड्डियां होती हैं, ये बड़ी हड्डियां हैं, तो इनके अंदर सेमी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, सेल्स पाई जाती हैं। और ये सेल्स दो तरीके की होती हैं। जो ये सेल होती है बीच की, ये इसको बोलते हैं एलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं? एलो बोन मैरो। पीत अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं? पीत अस्थि मज्जा। और ये होती हैं रेड बोन मैरो। ये सेल्स होती हैं रेड सेल, इनको बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो ये जो एलो बोन मैरो होता है, इस एलो आशय से किसका प्रोडक्शन होता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। और रेड वाले से होती है आरबीसी का। तो जो बड़ी शरीर में जो बड़ी हड्डियां हैं, शरीर की जो बड़ी हड्डियां, उनके बीच में जो सेमी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? बोन मैरो। और उस बोन मैरो में क्या पाया जा रहा है? दो प्रकार की सेल, उसमें से जो
एक सेल है आपकी पीले कलर की जिसको क्या बोल देते हैं, पीत अस्थिमज्जा, उससे निर्माण होता है WBC और प्लेटलेट्स का। और रेड सेल से किसका निर्माण होता है, RBC का। यहाँ पे देख लें तो एक स्ट्रक्चर हड्डी का दिखाया गया है, ये आपका दिखाया गया है बड़ी हड्डी के बीच में ये सेमी लिक्विड मटेरियल, ये वाला हिस्सा जो है आपका यही क्या है, ये बोन मैरो है। इसी बोन मैरो में आपके क्या बनते हैं, दो तरीके के सेल होते हैं। इसी बोन मैरो में ही क्या बनता है, RBC। RBC किस सेल से बनता है बोन मैरो के, तो रेड सेल से। और ये जो यहाँ पे ये हिस्सा है आपका, ये आपका रेड से, ये सॉरी ये रेड सेल, ये आपके हैं येलो सेल। ये क्या है, येलो सेल। तो येलो सेल से किसका निर्माण होता है, ये येलो आले से निर्माण होगा WBC प्लेटलेट्स का। और रेड आले से किसका निर्माण होता है, तो रेड आले से निर्माण होता है आपका RBC का। अगला क्वेश्चन जो है RBC में, तो इतना क्लियर हुआ RBC में प्रोडक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दो तरीके से ही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि एम्ब्रियनिक स्टेज, या इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, गर्भावस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर और स्प्लीन में होता है। और एडल्ट स्टेज में कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है, तो ऊतक है। अब सबसे ज़्यादा जो RBC मरती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मरती हैं, स्प्लीन में मरती हैं, प्लीहा में मरती हैं। इसलिए इसे RBC का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो दो क्वेश्चन ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा एम्ब्रियनिक स्टेज में RBC कहाँ बन रही है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है RBC, तो सबसे ज़्यादा एम्ब्रियनिक स्टेज में, स्प्लीन में। लेकिन मरती कहाँ है, उसी स्प्लीन में। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी कोशिका है जो जहाँ पैदा हो रही है वहीं मरती है, जहाँ जिसका ओरिजिन है वहीं उसकी डेथ है, तो वो कौन सी सेल हो जाएगी, RBC। इतनी बात क्लियर हुई। बाकी कल हम इस RBC को कंटिन्यू करेंगे। कहीं पे कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।